तो हमने पिछले वीडियो में कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल होता है फॉर्मूला होगा आपका बेंजीन। इस बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच, दिस इज बेंजीन रिंग, इससे आपका OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको हम कहेंगे फिनॉल। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये OH, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस चार्ज। ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं तीसरे स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा एंड यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड OH इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस, दिस इज योर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे and structure will be in this manner. Double bond OH इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। अगर मैं फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे और you will get the compound like this। ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और माइनस चार्ज आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। दिस इज द फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और कंपाउंड हम लेंगे विच इज कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। एनिलीन के स्ट्रक्चर में और फिनॉल के स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, एनिलीन में आप बेंजीन रिंग लेते हैं और इससे अटैच होता है NH2 ग्रुप, जबकि फिनॉल में OH ग्रुप अटैच था। स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम बनेंगे जैसे कि फिनॉल में थे। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर माइनस, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और प्लस चार्ज। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, इट विल बी लाइक दिस, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएंगे, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ये माइनस, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है। फोर्थ स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ आ जाएंगे एंड यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड NH2 और ये प्लस, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। लास्ट स्ट्रक्चर यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए, स्ट्रक्चर ये आ जाएगा NH2, ये बॉन्ड यहाँ आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये पांचवा स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने देखा ये एनिलीन के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि फिनॉल्स के थे। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट किया है, सॉरी इस चैप्टर को नहीं, इस रेजोनेंस टॉपिक को डिस्कस किया है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। अब एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड है किसी भी कंपाउंड के लिए अगर वो रेजोनेंस को शो कर रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगा conditions required for an organic compound, कोई भी organic compound है, compound to show resonance, to show resonance मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो पाई जानी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब वो रेजोनेंस को शो करेगा। उनमें पहली कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, डबल बॉन्ड,
वो किस में होनी चाहिए? दे शुड बी इन कॉन्जुगेशन। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रेजोनेंस को शो कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दो डबल बॉन्ड है या दो से अधिक डबल बॉन्ड है तो वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट वे में, ऑल्टरनेट मैनर में, तब वो रेजोनेंस को शो करेगा। या डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड होता है वो और एंड लोन पेयर, और उसमें पाया जाने वाला जो लोन पेयर है वो आपका पाया जाए कॉन्जुगेशन में, तब वो रेजोनेंस को शो करता है। तो रेजोनेंस को शो करने के लिए पहली कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, देन दे विल शो द रेजोनेंस। और डबल बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर शुड बी इन कॉन्जुगेशन, देन इट विल शो द रेजोनेंस। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू शो द रेजोनेंस। ठीक है, अब इसके बाद तो ये कंडीशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जानी चाहिए अगर वो रेजोनेंस को शो कर रहा है तो। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आता है विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। आपने क्या किया, आपने किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, तो आप ये देखेंगे उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? ठीक है, और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी कंपाउंड में जितने अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके लिए रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कम है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो किसी भी कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होने चाहिए, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। दूसरा है रेजोनेंस एनर्जी जो है वो आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम दो एटम्स लें और वो एटम्स अगर सेम है, अगर हमने दो सेम एटम्स लिए, ठीक है, और उन दोनों एटम के बीच में आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। हमने क्या किया, हमने दो सेम एटम्स लिए और उन दो सेम एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और दोनों एटम सेम होने की वजह से जो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जिस टेंडेंसी से ये हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा उसी टेंडेंसी से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन इन द मिडिल। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मिडिल में रहेंगे तो किसी भी एक एंड पर ऐसा नहीं होगा कि एक एंड पे प्लस चार्ज हो, एक एंड पर माइनस चार्ज हो, कोई भी चार्ज क्रिएट ही नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इफ बोथ एटम्स आर सेम, and such type of bond formed is called as non-polar covalent bond. Why non-polar? Because no polarity is developed in it. इसी तरह से अगर हम एक कोई मॉलिक्यूल ने उसमें जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में है वो एटम अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। तो हम जानते हैं Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की ओर जाएगा, यहाँ आएगा पार्शियल माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज, और ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर का मतलब हो गया दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, अगर वो अलग अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी, और उन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर ज़्यादा शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा और उसके अपोजिट दूसरे एंड पर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। और इन दोनों की एनर्जी में
और इन दोनों की पोलरिटी में डिफरेंस हो जाएगा ड्यू टू द अपोजिट चार्ज प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट एंड्स। और ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल, और कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। उनमें कहने का मतलब किसी भी पोलर कंपाउंड में कितनी पोलरिटी प्रेजेंट है उसको आप मेजर करते हो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। इस डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है? हमने दो एटम्स लिए हैं, ये दो एटम्स हैं, इनमें से एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इन दोनों एटम के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। इसमें से एक एटम पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे वाले पर माइनस क्यू है। इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड का जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है किसके? क्यू इंटू डी के। क्यू का मतलब वो दो एटम्स जिनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है, उन दोनों एटम में से किसी भी एक पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द एटम्स इन विच द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आप ये बोलिएगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड distance between both the atoms having different electronegativity. The product of magnitude of charge and distance between both the atoms having different electronegativities is called as dipole moment. इसको dipole moment कहते हैं। dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड होता है। प्लस एंड से माइनस एंड की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और इसको आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो, और इसको को ऐसे क्रॉस लगा दोगे। दिस इज द वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट। इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे, एक एरो लगाओ और यहाँ पर प्लस लगा दो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरी बात है, हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर होगा। बता चुका हूं मैं साथ में। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होती है? वो होती है डेबाई, यानी डी। ये इसकी यूनिट होती है। तो मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है।